हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स जिसमें परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ रहे थे। 3 सेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। कल मैंने एक आउट ऑफ द बॉक्स सेशन करा दिया था बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का, वो भी आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी हेल्पफुल आई होप आपको लगी हो। और आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ अगर आप वो करते जा रहे हो तभी फ़ायदा है। अगर आप रैंडम तरीके से चीज़ों को कर रहे हो कि एकदम चलो आज ये वाला पार्ट देख लेते हैं, आज ये वाला पार्ट, तो मज़ा नहीं आएगा, चीज़ें लिंक नहीं होंगी, चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी। तो एक फ्लो में चलें। पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने क्रैश कोर्स की बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे चलना, पार्ट 3 देख लेना पहले, उसके बाद पार्ट 4 पे आप शिफ्ट करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लगभग हमारा परसेंटेज चैप्टर आज 50% कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, करते जा रहे हैं। 2-3 क्लास हो रहेंगी, परसेंटेज खत्म, उसके बाद हम रेशियो चैप्टर शुरुआत कर देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ यहाँ पे इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ये आगे तक, मतलब कोई भी टाइप टॉपिक हो आपका, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हर जगह यूज होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें परसेंटेज का यूज पड़ता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पूरी क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वही कह रहा हूँ मैं। कुछ चीज़ें छोड़ दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी रिवीजन है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ए को मैं x% से इंक्रीज करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो वैल्यू बनेगी ए क्या बन जाएगा मेरे पास, ए 100 प्लस x से इंक्रीज करा है डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब ये होगा, ए को मैंने इंक्रीज कर दिया 20% से। 20% से इंक्रीज करने का मतलब है, या तो आप इसे लिखोगे ए 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा मेरे पास ए इंटू में 120 बाई 100, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ ए इंटू 20 से काट दूंगा तो मेरे पास बचेगा ए 6/5। वरना आप डायरेक्टली लिखते थे सर 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर मेरे पास ए की पहली वैल्यू 5 थी तो अब वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो ए की जो नई वैल्यू बनेगी वो मेरे पास हो जाएगी 6। तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप का, अगर पहले 5 थी तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी 6। एक लाइन में लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब मैंने कहा ए को मैंने डिक्रीज कर दिया 30% से। 30% से डिक्रीज करने का मतलब है मेरे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू में 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो। तो ये 70/100 मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 7/10 होगी। वरना आप एक लाइन में लिखना चाहते तो 30% से डिक्रीज करा है तो मतलब पहले वैल्यू अगर कितनी होगी मेरे पास, अगर पहले वैल्यू 10 गई होगी तो 3 से घटाएंगे, 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू 7/10। ठीक है, अब डायरेक्टली आपको इसी फ्लो में चलना है, डायरेक्टली ऐसे लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। क्लियर। तो थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस करी, अब क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, मैंने 100 को इंक्रीज करा पहले 10% से, और फिर मैंने जो फाइनल रिजल्ट आया ना इसके बाद उसे मैंने इंक्रीज करा 20% से। मेरी फाइनल वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप कहोगे सर 100 है मेरे पास, अगर मैं इसे 10% से इंक्रीज करूंगा तो मतलब पहले अगर मैं मान लेता हूँ वैल्यू 100 की कितनी रही होगी, 10 रही होगी, तो 10% से इंक्रीज करने का मतलब है आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी मेरे पास 11। 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब पहले वैल्यू 10 थी तो अब 1 से बढ़ जाएगी, तो अब 11/10 हो जाएगी पहले की। तो मैंने डायरेक्टली 100 से गुना करा 11/10। फिर जो मेरे पास रिजल्ट आया मैंने उसमें क्या करा, 20% से इंक्रीज करा। तो 20% से इंक्रीज करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूँ 20% होता है मेरे पास 1/5, मतलब अब 1 से बढ़ाना, अगर वैल्यू पहले 5 थी तो मैं इसे 6/5 से गुना कर सकता हूँ, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करने के बाद आप काटोगे 0 से 0 करके, 5 से काटूंगा तो ये 2, और ये मेरे पास 11 इंटू 2 22 इंटू 6 मेरे पास आ जाएगी 132 वैल्यू। एक तरीका तो ये होता है इसे सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप कहते हैं सर 100 है मेरे पास, इसे अगर 10% से इंक्रीज करना है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे 100 का 10% होगा 10। ठीक है, 10% बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 110। अब इसे मुझे इंक्रीज करना है 20% से, तो इसे 20% से इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 110 का 20% क्या हो जाएगा मेरे पास, 22 हो जाएगा। इसे 22 से जोड़ूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 132। ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को पहले 10% से इंक्रीज करा फिर उसे 20% से इंक्रीज करा, तो इसे ही हम सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं। या फिर अगर ए को ही मैं किसी परसेंट से डिक्रीज कर देता फिर उसे एक बार और डिक्रीज कर देता, वो सक्सेसिव डिक्रीज हो जाता। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसमें फायदा क्या होता है, देखो, जब मैं ए को पहले क्वेश्चन में दे रखा था पहले 10% से इंक्रीज करा फिर इसे फर्दर इंक्रीज करा 20% से, तो मैंने पहले यहाँ पे 10% लगाया फिर 20%। अगर इस क्वेश्चन में मैं पहले 20% से इंक्रीज कर देता तो मेरे पास क्या होता, मैं कहता 100 को मैंने पहले 20% से इंक्रीज करा, 20% 100 का मतलब 20% से इंक्रीज करा तो वैल्यू कितनी हो गई 120। अब मैं इसे 10% से इंक्रीज कर देता, पहले 20 कर दिया बाद में 10 कर रहा हूँ, अब इसका 10% क्या होगा मेरे पास 12, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 132। क्या रिजल्ट मेरा अब भी सेम रहा। तो जब भी सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज की बात आती है इसका मतलब ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा।
या तो आप पहले 20 कर लो या फिर पहले आप 10 कर लो, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। अगर मुझसे पूछे नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा, तो आप कहोगे सर मेरी वैल्यू कितनी थी, 100 थी, अब मेरे पास वैल्यू कितनी बन गई, 132 बन गई। कितना इंक्रीज हो गया 100 में से, क्या 32 का इंक्रीज हो गया, कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया। आप 100 से कंपेयर कर रहे हो तो डायरेक्टली कह सकते हैं 32%, वरना मैं कहूंगा ये हो जाएगा 32 भाग 100 इंटू में 100। 32 बढ़ा किस पे, 100 पे, इंटू में 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा, ये आ जाएगा 32%। क्या सारी चीजें समझ आ गई जो अब तक मैंने बताई इस क्लास के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी स्लाइड में मैं थोड़ा सा सक्सेसिव डिक्रीज के बारे में भी बताऊंगा आपको। क्लियर हो गया। तो मैंने कहा एक के बाद एक इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, हम किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपसे नेट इंक्रीज डिक्रीज पूछे तो ये हो जाएगा। अब इसका एक हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे आने से पहले मैं आपको डिक्रीज का एक सक्सेसिव डिक्रीज का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इसी क्वेश्चन में बना लेते हैं। यहाँ पे दोनों पर पहले हमने 10% इंक्रीज और फिर 20% इंक्रीज करा था। अब इसे डिक्रीज करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, जो आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज करके एक लाइन में अपना आंसर बता सकते हो, अगर आपको नेट इंक्रीज बताना होगा कि नेट कितने % का इंक्रीज होगा। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। मैंने सारा का सारा ये मिटा दिया। अब मेरे पास क्या है, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंक्रीज की जगह मैं कर देता हूँ डिक्रीज। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज का जगह डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी वृद्धि की जगह घटाओ, यहाँ पे भी घटा रहे हैं हम वैल्यू को। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर 10% से डिक्रीज करूंगा 100 को, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी। 100 का 10% होता है 10, तो वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, ये बचेगी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 90। अब इसे 20% से घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 90 का 20%, 9 इंटू 2 18, 18 घटाओगे तो वैल्यू बचेगी 72। अब मुझे बताना परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ। आप कहोगे वैल्यू मेरे पास पहले 100 थी, अब कितनी रह गई 72, तो क्या ये 28 से वैल्यू घट गई, तो डिक्रीज कितने का हो गया 28 भाग 100 इंटू 100 करोगे तो 28% आएगा। ठीक, एक तो ये आ गया। अब मैं इसे भी ऑर्डर चेंज कर देता, मैं कहता 100 है मेरे पास, पहले मैं इसे 20% से डिक्रीज करता हूँ, 20% से डिक्रीज करा तो 80 आ जाएगी वैल्यू। अब मैं इसे 10% से डिक्रीज कर रहा हूँ, तो इसका 10% 8 होगा, 8 घटाऊंगा तो 72। क्या अगेन एंड वैल्यू मेरे पास सेम है, तो डिक्रीज भी मैं किसी भी ऑर्डर में कर रहा हूँ तो कुछ चेंज नहीं आ रहा। अगेन मेरे पास डिक्रीज कितने का होगा, 28% का। अब थर्ड केस क्या होगा, आप बेसिक से करते तो आप कहते हैं मेरे पास वैल्यू 100 है, इसे मैंने 10% से घटाया। 10% से घटाने का मतलब वैल्यू अगर पहले 10 थी तो 1/10 कम हो जाएगी, मतलब इसका 1 घटा दूंगा तो मतलब वैल्यू रह जाएगी 9। तो 100 इंटू 9/10 और इंटू 9/10 कर देता, तब मेरे पास वैल्यू क्या बचती, क्योंकि एक बार मैंने 10% घटाया, एक बार 20% घटाया, तो यहाँ पे 8/10 आएगी, सॉरी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10 10 10 10। ठीक है, ये 10% घटाने के बाद वैल्यू बनेगी, अगर पहले 10 थी तो 9 और 20% घटा दो तो पहले वैल्यू 10 थी तो कितनी बनती, 8 या फिर 4 या 5, कुछ भी कह सकते हो। तो मेरे पास 9 8 कितनी होगी, वैल्यू बन गई 72। आप कंपेयर करके 100 से बता सकते थे कितने % का डिक्रीज है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, अभी मेरे पास क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव और कर देते हैं। मैंने कहा वैल्यू को पहले मैंने 20% से क्या करा, इंक्रीज करा, और उसके बाद उसे 10% से घटाया। तो मुझे बताना है कि मेरे पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा। तो आप कहोगे अगर आपके पास वैल्यू 100 थी, पहले 20% से बढ़ाया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी, और 10% से घटाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 9/10 हो जाएगी। सोल्व करूंगा, 50 से काटूंगा तो 2, और वैल्यू कितनी बनेगी, 6 दूनी 12, 12 निम्मा 108। तो वैल्यू क्या हो गई 108। पहले वैल्यू कितनी थी 100, कितनी इंक्रीज हो गई, 8% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, मैंने इस तरीके से करा। आप देखोगे अगेन ये 6/5 से गुना है, ये 9/10 से गुना है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 9/10 पहले लिख दो या 6/5 बाद में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही अगर मैं इसे यहाँ पे 20% से इंक्रीज है, 10% से मैंने क्या करा, वैल्यू को डिक्रीज करा है, तो मेरे पास 100 रुपये है। पहले मैं 10% से चलो डिक्रीज कर लेता हूँ, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 90 बचेगी, 10 घट जाएगा। अब 20% से इंक्रीज करूंगा तो इसका 20% 90 का कितना होगा, 18, और ये अगर 18 से इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू आ गई 108। ठीक है, अगेन मेरे पास कितने का इंक्रीज आ गया, 8% का। क्या ये चीज समझ आ गई। मेरे बस ये बताना था कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यू 100 नहीं देता तब भी क्या मेरा कुछ बदलता, नहीं बदलता। आंसर 100 पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये बात ही नहीं चल रही कि किस चीज से हम चेंज कर रहे हैं, अगर हमें परसेंटेज में बताना है। ठीक, अभी जो मैं कह रहा हूँ उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखेंगे, और इससे करने का एक डायरेक्ट तरीका भी देखेंगे, अगर 2 बार ही हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कई बार फॉर्मूला बहुत ज्यादा हैंडी होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है हमारे लिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है मुझे, ए को मैंने पहले क्या करा, A% से इंक्रीज करा,
और फिर मैंने उसे करा b% से इंक्रीज। मुझे बताना है परसेंटेज चेंज इन ए क्या होगा, कितने परसेंट का चेंज देखने को मिलेगा, ए कितने परसेंट से इंक्रीज होगा या फिर कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं ए को a% से बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू ए थी तो ए की वैल्यू a% से बढ़ाने के बाद कितनी बन जाएगी, 100 प्लस a डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। अगर मैं अब इस वैल्यू को b% से इंक्रीज करूंगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इसका 100 प्लस b डिवाइडेड बाई 100, क्या नई वैल्यू मेरे पास ये बन गई। अच्छा, अगर मैं मान लेता हूं नेट जो मेरे पास चेंज है वो मान लेते हैं x% का है, तो अब दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं जो मेरा नेट चेंज होगा वो क्या होगा, a इंटू में अगर x% का चेंज मान रहा हूं मैं नेट, तो क्या ये मेरे पास a 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 होगा, और मुझे इस x की वैल्यू बतानी है कि कितने परसेंट का बदलाव आया। क्लियर, अब सोल्व करेंगे, इसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास a, यहाँ पे मेरे पास नीचे आएगा 100 इंटू में 100, और ऊपर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, ये ऊपर बचेगी मेरे पास वैल्यू 100 इंटू 100 प्लस, आप कहोगे सर ये a इंटू 100 होगा फिर b इंटू 100 होगा मेरे पास, तो 100 को कॉमन लेके मैं a प्लस b लिख सकता हूँ, और मेरे पास प्लस में क्या बचेगा, a b बचेगा। इसे थोड़ा सा सोल्व और करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 से काट दो अब सारे में, तो मेरे पास बचेगा, ये बचेगा डिनोमिनेटर में 100, मैंने एक 100 को काटने के लिए कहा है ऊपर से, तो एक 100 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 100 बचेगा, यहाँ पे ये 100 कट जाएगा तो मेरे पास a प्लस b बचेगा, और यहाँ पे इस ab को काटूंगा, क्या ये मेरे पास ab बाई 100 आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ इस x से, तो क्या मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a प्लस b डिवाइडेड प्लस ab बाई 100%। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो मतलब x% में चेंज हुआ है तो x मेरा इसके बराबर होगा, यहाँ पे परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, x% पूछता तो x% इस परसेंट के बराबर। तो अगर मैं a को और b को, ठीक है, a को ही स्मॉल a% और स्मॉल b% से इंक्रीज करता हूँ तो मेरी वैल्यू जो नेट चेंज होगा वो इतने परसेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, अगर आपने कहीं से पहले परसेंटेज पढ़ा है तो ये इस तरीके से आता है, बेसिक से आता है, कुछ वो नहीं है कि बहुत बड़ा मैथ्स लगाया इसे निकालने के लिए, सिंपल कैलकुलेशन है। चलूँ आगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है मेरे पास, अब मैं क्या कर रहा हूं, a को a% से इंक्रीज कर रहा हूं। एक सेकेंड, चलो क्या इतना पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कोई कैलकुलेशन हो, मुझे दे रखा है c किसके बराबर है, a इंटू बी के बराबर है। अब इसमें क्या था, मैंने एक क्वांटिटी a को इंक्रीज करा a% से, b को इंक्रीज करा मैंने b% से, मुझे बताना है परसेंटेज चेंज c के अंदर क्या होगा। तो आप कहोगे सर अगर आपने इन्हें इस तरह से चेंज करा तो जो नए c की वैल्यू आएगी, मैं कह सकता हूँ c जो नया होगा उसे c डैश मान लो, क्या वो मेरा a डैश इंटू बी डैश के बराबर होगा। अब a डैश किसके बराबर है, जो नया a है, a को a% से इंक्रीज करने का मतलब a इंटू में 100 प्लस a डिवाइडेड बाई 100 है, और b को अगर मैं b% से इंक्रीज करता हूं तो ये b इंटू में 100 प्लस b डिवाइडेड बाई 100 है, और ये मेरा किसके बराबर हो गया, क्या ये मेरे पास c डैश के बराबर हो गया। आप इसे सोल्व करोगे, मैंने ए बी को कॉमन ले लिया और ये मेरे पास किसके बराबर आया, ये आया 100 प्लस a डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे मेरे पास आया 100 प्लस b डिवाइडेड बाई 100, और ये किसके बराबर, c डैश के बराबर आया। अब दोबारा कंपेयर करो, पिछले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैंने यहाँ पे कहा था अगर a को मैंने इतना चेंज करा तो मैंने कहा ये जो नई वैल्यू है वो a डैश के बराबर है। अब ये a डैश मेरा किसके बराबर था, a इंटू में 100 प्लस a डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 100 प्लस b डिवाइडेड बाई 100, जब मैंने a को ही 2 बार चेंज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल में क्या है मेरे पास, ये a को मैंने इंक्रीज करा a% से, b को इंक्रीज करा b% से, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इफेक्ट सेम आ गया। क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास अब भी सेम है, और यहाँ पे ए बी यहाँ पे सी डैश के बराबर है, और ए बी क्या है मेरा सी के बराबर है, तो ए बी को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा सी, और इस वाले पार्ट को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये मेरे पास बचेगा क्या, ये बचेगा 100 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 का होल डिवाइडेड बाई 100, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये सी डैश के बराबर आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मुझे नेट चेंज सी के अंदर ही बताना था तो सी के अंदर चेंज कितने का आता, अगर ए और बी की वजह से मैंने एज्यूम किया सी के अंदर चेंज आएगा कितने का, x% का,
तो इसे मैं लिखता ऐसे c 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो मैं कह सकता हूँ जो नेट चेंज है x किसके बराबर आएगा मेरा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के बराबर आएगा। तो क्या इसमें और पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरा c दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है। दो वेरिएबल मतलब वेरिएबल का मतलब होता है जो अपनी वैल्यू बदल सकता है। तो a और b की वैल्यू आपस में कुछ भी बदल सकती है। a को मैंने a% इंक्रीज करा, b को b% से इंक्रीज करा, तो मेरे पास c में जो चेंज देखने को मिलेगा वो कितने परसेंट का होगा? वो होगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। पिछले क्वेश्चन में मेरे पास a ही था, उसी को मैंने a% और b% से दो बार चेंज किया था, तो मेरे पास तब भी रिजल्ट कितना था? इतने परसेंट का चेंज देखने को मिला था। क्या ये सीक्वेंस समझ आ गया? अब यहाँ पे मैं a और b को डिटेल में क्यों लेके जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें सारी चीजें काम आएंगी। आगे बढ़ता हूँ। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया कि अगर किसी वैल्यू को मैं a% और b% से इंक्रीज करता हूँ, एक वैल्यू हो चाहे दो वैल्यू हो, तो मेरे पास जो नेट चेंज होगा वो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ध्यान रखना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब मेरे पास है, मैंने a को इंक्रीज करा किससे? a% से, और मैंने b को डिक्रीज करा किससे? b% से। मुझे बताना है चेंज कितना होगा c में। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, मेरे पास क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, इतने परसेंट का चेंज देखने को मिलेगा। अब b क्या हो गया? b को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करने का मतलब b की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये वैल्यू को घटाएगी मेरे, तो यहाँ पे b को माइनस से रिप्लेस कर दूंगा, माइनस बी से। तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ओल्ड फॉर्मूला लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे b क्या हो जाएगा? हेयर b इज नेगेटिव बिकॉज डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस बी प्लस a इंटू माइनस बी डिवाइडेड बाई 100। तो आंसर कितना होगा? a माइनस बी माइनस ए बी भाग 100। क्लियर है? इतने परसेंट का चेंज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ता हूं। अब मैंने कहा मैंने a को भी डिक्रीज कर दिया a% से, b को भी डिक्रीज कर दिया b% से, तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर अब a भी नेगेटिव हो गया मेरा, b भी नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस a इंटू में माइनस बी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू बचेगी माइनस a माइनस बी प्लस मेरे पास ए बी डिवाइडेड बाई 100। क्लियर हो गया? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मेरे पास 100 है, 100 को मैंने पहले क्या करा? डिक्रीज करा 10% से, फिर उसे फर्दर डिक्रीज करा 20% से। ठीक है, दो बार डिक्रीज कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे 10% से घटाया तो वैल्यू बनेगी 90, फिर 20% से घटाया तो 20% 90 का 18 होगा, 18 से घटाने के बाद वैल्यू बनी 72। कितने परसेंट का चेंज आया? 28% का। एक लाइन में डायरेक्टली करना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। आप कहोगे सर a की वैल्यू -10 है, b की वैल्यू -20 है, प्लस 10 इंटू 20 भाग 100, -30 प्लस मेरे पास कितना बचेगा? 2, ये हो जाएगा -28%। ठीक है, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्लस होता तो इंक्रीज, माइनस है तो डिक्रीज। तो मैंने कहा पहले वैल्यू मेरे पास 100 थी, 100 से घट के 72 हो गई। कितने का डिक्रीज? 28 का 100 में, तो कितने प्रतिशत का डिक्रीज था? 28% का। क्या दोनों वैल्यूज मेरे पास बिल्कुल सेम आ गई? चीजें समझ आ रही हैं सारी अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब इस तरह के और भी केसेस आएंगे हमारे पास, सिंपल। अब मेरे पास, मैंने दो वेरिएबल्स में बात करी, अगर तीन वेरिएबल्स में होता। अब मैं कहता है यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल समझना। मैंने a को इंक्रीज करा a% से, b को डिक्रीज करा b% से, ये इंक्रीज करा है, इसे डिक्रीज करा है, और c को इंक्रीज करा है मैंने c% से। इंक्रीज है, ठीक है, ये साइन याद रखना, ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। बस मुझे आपको समझाना है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो आप कहोगे जो नई वैल्यू आएगी ना मेरे पास d डैश की, वो किसके बराबर होगी? वो होगी a को इंक्रीज कर दिया a% से, तो ये हो जाएगा a 100 प्लस a डिवाइडेड बाई 100। b कितना हो जाएगा मेरे पास? b इंटू में 100 माइनस b डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और c इंक्रीज हो रहा है c% से, तो 100 प्लस c डिवाइडेड बाई 100। क्या मैं यहाँ पे d और d डैश को कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल। अब यहाँ पे फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बेसिक से ही करना जब भी करना पड़े। तो अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे d और d डैश को कंपेयर करता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा, सेकंड को फर्स्ट से, तो मेरे पास आएगा d डैश बाई d वैल्यू कितनी हो जाएगी? a b c आपस में कट जाएंगे, मेरे पास वैल्यू बचेगी 100 प्लस a डिवाइडेड बाई 100, 100 माइनस b डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 100 प्लस c डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये यूज होंगे अभी जब वो क्वेश्चंस करेंगे, तब ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो वो डिस्कस करेंगे।
चलें आगे, अब इसे यहीं पे छोड़ दूं, या फिर एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास ए बी सी 3 वैल्यूज हैं, ये मुझे दे रखे ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू डी। मैंने ए को इंक्रीज कर दिया 20% से, बी को भी इंक्रीज कर देते हैं, बी को इंक्रीज कर दिया मैंने 10% से, और सी को मैंने डिक्रीज कर दिया, इसे डिक्रीज कर रहे हैं, सी को मैंने से 40% से डिक्रीज कर दिया। मुझे बताना है नेट चेंज डी में क्या आएगा। आप कहोगे सर डी और डी डैश को कंपेयर करते हैं, ठीक है। मैंने कहा जो डी डैश की नई वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू ऑफ डी। डी के 3 कंपोनेंट है ए बी और सी, यहाँ पे भी हम क्या मान रहे थे डी। जब ए को मैंने यहाँ पे किया, जब मैं ए की यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे काटने के बाद मेरे पास क्या बच रहा था, ये बचा था ए वाले पार्ट को अगर मैं खाली सोल्व करूँ, ए वाला पार्ट डिवाइड करने के बाद मेरे पास 100 प्लस ए डिवाइडेड बाय 100 था। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ अगर मैं ए को स्टार्टिंग में 100 मान लेता ना, तो इसे a% से इंक्रीज करने के बाद मेरी वैल्यू ये बनती। तो इसका मतलब अगर मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा अगर मेरे पास a की वैल्यू क्या है, पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 20% से बढ़ के 120 हो जाएगी। आगे बढ़ता हूँ, अब मैंने b को 10% से बढ़ाया तो मैं कहूँगा अगर मेरे पास b की पहले वैल्यू 100 थी तो अब वो 10% से बढ़ के कितनी, 110 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ मैंने c को 40% से घटाया तो मैं कहूँगा अगर c की वैल्यू पहले 100 थी तो अब 40% से घट के 100 माइनस 40 मेरे पास 60 हो जाएगी। क्या यही रेशियो होगा डी रेशियो डी डैश रेशियो डी का, ये डी की नई वैल्यू और ये मेरे पास डी की ओल्ड वैल्यू। सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, ये 0 0 कैंसिल करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, वरना ये तो मैंने 20% 10% 40% ये बिल्कुल बेसिक से लिखा है, वरना आप डायरेक्टली लिखते 20% मतलब बढ़ रही है तो पहले वैल्यू 5 थी तो अब 6 हो जाएगी, 10% बढ़ रही है तो पहले 10 थी तो अब 11 हो जाएगी, और यहाँ पे 40% डिक्रीज कर रही है मतलब पहले वैल्यू 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते थे। चलो अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, 0 0 कैंसिल कर लेते हैं पहले तो 0 0 0 0, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर 5 का फैक्टर नहीं मिल रहा ना कोई भी, जब ऊपर 5 का फैक्टर नहीं मिल रहा तो इसे 10 को छेड़ेंगे नहीं। 10 को ना छेड़ने का रीजन ये है क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। देखो कैसे, अगर मैं इसे पूरा सोल्व कर लेता तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, अब कम टाइम लगेगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 1000, ये 12 इंटू 11 इंटू 6 करना है, ठीक है। तो आसान क्या है, पहले तो 6 और 12 को मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान है। 12 इंटू 6 कितना होगा मेरे पास, 72 होगा। 72 को 11 से गुना करना है, ठीक है। 72 इंटू 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताया था कैसे करते हैं। 2 1 है तो 2 वैल्यू मैक्सिमम ले सकते हैं एक साथ, तो यहाँ पे 2, 7 और 2 9, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 792, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या होगी, आप देखोगे वैल्यू पहले 1000 थी, डी डैश बाई डी पहले 1000 थी, अब घट के कितनी हो गई 792। कितनी घट गई मेरी वैल्यू, आप कहोगे सर ये घट गई आपके पास यहाँ पे 208, 208 घट गई कितने पे, 1000 पे। कंपेयर करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, तो मेरे पास जो डी के अंदर चेंज देखने को मिला वो कितने का होगा, आप कहोगे 208 बाय 1000, ये डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव में चेंज होएगा, इनटू में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये मेरे पास आ जाएगा 20.8। अच्छा 20.8% तो मैंने निकाला सोल्व करके, लेकिन आप क्या करोगे, आप तो डायरेक्टली कह सकते हो सर ये 1000 है, कंपेयर करने में मुझे 100 से गुना करनी पड़ेगी तो 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये 208 वैल्यू थी तो 20.8 बचेगा। कंसर आ गया मेरा, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। इस तरह के सभी क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अब इसी में एक लेवल अप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। अब ये चीज जैसे मैंने a इंटू बी इक्वल टू सी बताई थी, ये कहाँ काम आएगी, देखो ये यहाँ काम आएगी। आप एक दुकान पे हो, ठीक है, अगर आप मान लो 10 आर्टिकल बेचते हो और एक आर्टिकल का प्राइस कितने रुपए है, 50 रुपए, तो दुकानदार के पास टोटल कितने पैसे जाएंगे, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कितना होगा। रेवेन्यू मतलब जो पैसे इकट्ठे हुए, ठीक है। इनकम अलग चीज होती है, रेवेन्यू अलग चीज होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 10 आर्टिकल सेल किए गए, ठीक है, हर एक आर्टिकल की कीमत 50 रुपए, तो रेवेन्यू कितने का जनरेट होगा, 50 का, 500 रुपए का, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या आएगा, मैंने सेल को क्या कर दिया, 10% से इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस मुझे घटाना पड़ा था कितना, से 10% का। मेरे से पूछ लेंगे रेवेन्यू के अंदर क्या चेंज हुआ, तो डायरेक्टली बता सकते हैं। आप कहोगे सर अगर सेल 10% बढ़ गई, रेवेन्यू मेरा कितना हो गया, 10% से क्या कहते हैं, प्राइस 10% से डिक्रीज करा, सेल मैंने 10% से बढ़ाई, तो नेट चेंज कितना होगा, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आप कहोगे सर ये पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, तो ये 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 होगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो 10 माइनस 10 तो 0 कट के आ गया मेरे पास, और ये बचेगा 10 इंटू माइनस 10 मतलब -100 भाग 100, ये आ जाएगा -1%। मतलब मेरा जो रेवेन्यू है 1% से डिक्रीज हो जाएगा, कम 1% रेवेन्यू मुझे मिलेगा। क्लियर है।
ऐसे ही मेरे पास क्वांटिटी इंटू प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। आप घर से कुछ सामान खरीदना चाहते हो, मान लो आप आलू लेने जा रहे हो मार्केट में, आलू की कीमत है मेरे पास 50 रुपये किलो, ठीक है, और आपको चाहिए 10 किलो आलू, तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे आपको? 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, सॉरी 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब दुकानदार ने क्या करा, क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वांटिटी का प्राइस कुछ परसेंट इंक्रीज कर दिया, प्राइस कुछ परसेंट डिक्रीज कर दिया, आपको एक्सपेंडिचर में चेंज बताना पड़ेगा। सेम मैंने कहा क्वांटिटी क्या कर दिया आपने, 20% से इंक्रीज कर दी, और जो प्राइस था वो मेरा 40% से डिक्रीज कर गया था। मुझे बताना है नया एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो आप डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्वांटिटी बढ़ी 20% से, प्राइस घटा मेरा 40% से, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा? आप कहोगे सर 20 माइनस 40 प्लस 20 इंटू माइनस 40 भाग 100। आप काटोगे 20 माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस 20, और यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा? माइनस 20, और यहाँ पे 0 0 माइनस 8 आएगा, तो माइनस 28%। आपको माइनस 28% कम पैसे देने पड़ेंगे, 28% कम पैसे देने पड़ेंगे मतलब, ठीक। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, बचपन में पढ़ा होगा आपने। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो मैं कहता हूं जो मेरा आंसर होगा वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो रेडियस में जो बदलाव आएगा उसी वजह से मेरा एरिया भी बदल जाएगा अगर परसेंटेज में कोई चेंज आया। तो ये थोड़ा फाउंडेशन मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो कि अब हम क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें काम आएगी, ठीक। अब मेरे पास मेंसुरेशन में क्या यूज होता है? मेंसुरेशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज चेंज के। तो ये कुछ फॉर्मूले की टेबल है, ठीक है, मुझे नेट से मिली थी, आप देख सकते हो इसे और चेक कर लेना। ये फॉर्मूले एक बार आपको याद होनी चाहिए, मेंसुरेशन जब हम पढ़ेंगे तो कराऊंगा ही मैं आपको, लेकिन अभी आप फॉर्मूले फिलहाल दिमाग में रखो कि वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन जब करेंगे तो काम आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब मैं क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%। लेंथ को 40% से बढ़ाया, ब्रेथ को मैंने 20% से रिड्यूस करा। मुझे एरिया में चेंज बताना है क्या होगा। रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल आयत, आयत मेरा ऐसा होता है, ठीक है, ये उसकी लेंथ होती है, ये मेरी उसकी ब्रेथ होती है। एरिया क्या होता है इसका? एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है। क्या ये टाइप मैंने पढ़ाया अभी? अब मैंने क्या करा, लेंथ को किससे इंक्रीज कर दिया? 40% से, और मैंने ब्रेथ को क्या करा? रिड्यूस कर दिया किससे? 20% से। परसेंटेज चेंज बताना है आपको कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो सर, 40% इंक्रीज है, 20% डिक्रीज है, और यहाँ पे प्लस 40 इंटू माइनस 20 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100। आंसर आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे माइनस 8, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, एक तरीका। दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता था, मैंने कहा मैं लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ को मैं क्या चेंज आया, लेंथ को अगर मैं 100 मान रहा हूं तो लेंथ मेरी 40% से इंक्रीज हुई, मतलब मेरे पास रेशियो मैं पूरा लिख देता हूं पहले, जो मेरे पास नया एरिया है रेशियो ओल्ड एरिया। अगर नया एरिया रेशियो ओल्ड एरिया मतलब नई लेंथ डिवाइडेड बाय ओल्ड लेंथ इंटू में नई ब्रेथ डिवाइडेड बाय ओल्ड ब्रेथ, यही मतलब है इसका, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने लेंथ 40% से इंक्रीज करी, इसका मतलब लेंथ अगर मेरे पास 5 थी तो अब कितनी हो गई? 7 हो गई। अगर मैं ब्रेथ की बात करूंगा वो रिड्यूस हो गई 20% से, मतलब ब्रेथ अगर मेरे पास 5 थी तो अब कितनी हो गई? 4 हो गई। क्या इसका मतलब ये एरिया न्यू डिवाइडेड बाई एरिया ओल्ड यही होगा। आप सोल्व कर लोगे, ये 28 है मेरे पास, ये 25 है, तो मैंने कहा ये 28 भाग 25, ठीक है, एरिया ओल्ड बाई एरिया न्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक तो तरीका ये होगा, मैंने कहा ये इंक्रीज हो गया कितने से? 3 से, ठीक है। एरिया पहले कितना था? 25 था, तो भाग 25 इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 12%। कैसे आया? 25 से काटूंगा 4, 4 इंटू 3 12%, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या करेंगे, देखो एग्जाम में कुछ नहीं करना होता आपको, मैं क्या करूंगा, देखो ये 25 है ना, मुझे पता है मुझे 100 चाहिए, यहाँ पे 100 से डायरेक्टली आंसर होगा, तो मैं इसमें 4 से गुना कर दूं, यहाँ पे भी 4 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे भी रेशियो में किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 100 बन गया तो मैं कहूँगा 100, यहाँ पे 28 से 4 गुना करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, वैसे 112 वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे 100 का वैल्यू 112 बन गई, कितने परसेंट का चेंज? 12% का इंक्रीज। वरना आपने डिफरेंस पहले निकाल लिया था, तो आप कहोगे सर पहले 4 का डिफरेंस था, 4 दिया 12, तो 12 से इंक्रीज कर जाएगा मेरा। अगर वैल्यू 100 थी तो 12 इंक्रीज कर जाती, तो कितना चेंज? 12% का। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? परसेंटेज में खेलने में मजा आ रहा होगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई।
क्वेश्चन में कहता है कि हमने एक सर्कल के रेडियस को 45% से बढ़ा दिया, एक वृत्त की त्रिज्या में 45% की वृद्धि होती है। हमें बताना है परसेंटेज चेंज क्या होगा डायमीटर में, पेरीमीटर में और एरिया में। ध्यान से समझना, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, एक सर्कल ऐसा होता है, एक वृत्त ऐसा होगा, ठीक है। सर्कल गोल नहीं बना लेकिन मान लेना गोल है, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, रेडियस होती है। सेंटर, ये इसका मैंने सेंटर मान लिया, तो सेंटर से जितना भी ये पेरिफेरल पार्ट है, ठीक है, ये सारा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये भी रेडियस होगा मेरे पास, ये भी रेडियस होगा, ठीक। अगर इसी रेडियस वाली लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं पूरी की पूरी, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है डायमीटर। और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे भी आर है मेरे पास, ये भी आर है, तो डायमीटर जिसे मैं व्यास बोलता हूँ, डायमीटर हो जाता है मेरा 2r के बराबर, ठीक। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की परिधि होता है ये पूरा गोल चक्कर जो काटा गया है, ठीक है, ये मेरी परिधि है, ठीक है, सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस होता है इसका 2πr, वेयर पाई इज क्या 22/7, या फिर हम 3.14 लिख सकते हैं, एक बहुत लंबी वैल्यू जाती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई 22/7, ठीक है। एक होता है मेरे पास इसका एरिया, एरिया क्या होगा मेरे पास इसका क्षेत्रफल या क्षेत्र, ये मेरे पास हो जाएगा πr², ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस को मैंने इंक्रीज कर दिया है 45% से, तो मेरे पास अगर ओल्ड रेडियस r है तो मेरे पास r'/r, ये मेरे पास न्यू रेडियस है, ये मेरे पास ओल्ड रेडियस है। 45% से इंक्रीज होगी तो पुरानी रेडियस अगर मेरे पास 100 थी तो ये 145 हो जाएगी। और ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो आप इसे काट सकते हो, ये वाली वैल्यू मेरे पास बचेगी 5 से काट दें तो 20/29, 29/20 ही होगी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मेरे पास इंक्रीज कितने का याद रखना है, ये 45% का है। अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, एक लाइन में सारे आंसर लिखूंगा। अब मैंने कहा डायमीटर, डायमीटर में क्या चेंज आएगा, डायमीटर क्या है मेरा 2 × r। तो अगर मैं d'/d की बात करूंगा तो ये मेरे पास 2r'/2r होगा। क्या अगेन ये मेरे पास r'/r ही बचा, तो जितना चेंज मेरा रेडियस में है क्या डायमीटर में उतना ही चेंज आ रहा है। रेडियस में 45% का चेंज था, 45% का इंक्रीज था, तो क्या डायमीटर में भी 45% का इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सरकमफ्रेंस की, तो ये 2πr है मेरे पास, तो सरकमफ्रेंस न्यू डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ओल्ड, तो ये मेरे पास 2π, ये तो कांस्टेंट है, इसमें बदलाव नहीं आया, ये r' हो जाएगा, ये 2πr हो जाएगा। r'/r अगेन मेरे पास क्या है, यही आ गया जो सेम यहाँ पे आया था। क्या इसमें भी इंक्रीज सेम होगा 45% का। अब बात करते हैं एरिया की, एरिया है πr², तो एरिया डैश अपॉन में एरिया, मतलब एरिया न्यू डिवाइडेड बाय एरिया ओल्ड, तो ये πr'² डिवाइडेड बाय πr² होगा। तो क्या मेरे पास ये r'/r का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये होगा, ठीक है। अच्छा, r'/r का मतलब क्या है, ये तो r'/r की वैल्यू तो मुझे 29/20 दे रखी है, आप 29/20 का होल स्क्वायर करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास कुछ और नहीं है, ये 145/100 था, 145/100 ही लिखता हूँ, 145/100 इंटू 145/100 है। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास एक वैल्यू को पहले मैंने 45% से इंक्रीज करा, सेम वैल्यू को मैंने फिर 45% से इंक्रीज करा, तो ये मेरे पास नया एरिया दे रहा है और ये मेरे पास ओल्ड एरिया दे रहा है। जो भी हमने करा था, मैंने ए की वैल्यू को, जैसे मैं कह रहा था ए को पहले 10% बढ़ाया, फिर उसे 20% बढ़ाया उसके नेट रिजल्ट को, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने पहला एरिया था उसे मैंने 45% से बढ़ाया, फिर उसे दोबारा 45% से बढ़ाया, ठीक है। ये r और r/r', ये एक वेरिएबल की जगह में से दो वेरिएबल में ट्रीट करता, तो मैं कहता इसे ये r'/r इंटू में r'/r है मेरे पास, ठीक है। इस वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू में क्या है मेरे पास चेंज हुआ कितने का, 45% का, और यहाँ पे भी चेंज है 45% का, इंक्रीज है दोनों जगह। तो नेट इंक्रीज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं AB + AB डिवाइडेड बाय 100 वाला, ठीक है। बेसिक से करना चाहो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी कर लोगे, 45 का स्क्वायर है, मैंने बता रखा है कम टाइम में कैसे स्क्वायर करना है। ये 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 × 5 25, वरना यहाँ पे इसे काटने के बाद 29/20 आ रहा था, सोल्व करोगे 29 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 841 होता है, ठीक है। 841 डिवाइडेड बाय मेरे पास 20 का स्क्वायर कितना 400, आप देख लोगे इंक्रीज कितने का आ रहा है 441 का, कितने पे 400 पे, इंटू 100 करोगे तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी।
मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 441 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, और ये आ जाएगा मेरे पास 441 डिवाइडेड बाय 4। दिस विल गिव मी वैल्यू 110.25%। ऐसे निकाल लिया। ठीक, अब इस पूरे को मैं मिटा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, या फिर साइड में ही कर लें, चलो साइड में ही करके देखते हैं कि साइड में करके क्या होएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इस पोर्शन को हटाया। मैंने देखा जब मैं डायमीटर की बात कर रहा था तो डायमीटर में मेरा डायमीटर कुछ और ना होके ये कांस्टेंट वैल्यू कट गई थी, मेरा रेडियस के रेशियो पे ही डिपेंडेंट है। तो जितना इंक्रीज मेरा रेडियस में होगा उतना ही मेरा डायमीटर में भी इंक्रीज आया था। ठीक, तो हम हमेशा करेंगे जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हमें परसेंटेज में बात करनी होगी तो हम जो कांस्टेंट पार्ट है उसे निगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, सरकमफ्रेंस में 2 पाई की जरूरत नहीं पड़ी और एरिया में पाई की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो जब मैं रेशियो में बात करूंगा मैं कहूंगा डायमीटर किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली रेडियस पे डिपेंडेंट है। रेडियस में 45% का इंक्रीज, तो इसमें भी 45% का इंक्रीज। पेरीमीटर की बात करूंगा, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है, पाई 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये भी रेडियस पे डिपेंडेंट है, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही पेरीमीटर भी बढ़ेगा। और अगर मैं बात करूं एरिया की तो ये रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब 45% हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस को अगर मैं 45% से इंक्रीज कर रहा हूं तो एरिया के लिए मुझे 45% 2 बार इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 का, ये हो जाएगा 45 प्लस 45 प्लस 45 इंटू 45 भाग 100। क्या आंसर आ जाएगा 90। 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा मेरे पास, कैलकुलेशन वाली ट्रिक में बताया था मैंने, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, भाग 100 करूंगा तो 20.25। ये वाला पार्ट 22.5 देगा, ये 90 देगा, तो मेरे पास 110.25। तो इस वाले तरीके में हमारा क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी आ रहा है, मतलब ये वाला मेथड फॉर्मूला लगा के जल्दी आ रहा है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें बेसिक मल्टीप्लीकेशन से जल्दी आएगा, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीजें डिपेंड करती रहेंगी। क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर हियर, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक, एक बार जिन लोगों को यहाँ पे हो सकता है मेरा फेस आ गया हो तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, चल रहा हूं आगे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास रेडियस एक सर्कल का मैंने डिक्रीज कर दिया 20% से, परसेंटेज चेंज बताना है डायमीटर में, पेरीमीटर में और एरिया में। तो मैंने कहा था पेरीमीटर होता है मेरे पास 2 पाई आर, अगर मैं बात करूं डायमीटर होता है 2r। तो इसमें हम देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं, मैं कह सकता हूं जो पेरीमीटर ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट है रेडियस पे, डायमीटर भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है रेडियस पे। रेडियस चेंज करोगे डायमीटर चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज करोगे पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैंने रेडियस को 20% घटाया तो डायमीटर कितना घटेगा, डायमीटर भी मेरा यहाँ पे 20% से घट जाएगा, पेरीमीटर भी 20% से घट जाएगा। एरिया में क्या फर्क आएगा, अब ध्यान रखना इस चीज का। एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, आप कहोगे 20% से घट जाएगा तो वे वन क्या होगा। ठीक है, एरिया वन, एरिया न्यू डिवाइडेड बाय एरिया ओल्ड की बात करूं तो मैंने कहा ये आर न्यू बाय आर ओल्ड का होल स्क्वायर होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 20% से डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब अगर मेरा पहला रेडियस कितना है 5 था तो अब कितना हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 16 भाग 25 आएगा। कितना घट गया मेरा, यहाँ पे आप देखोगे 9 से घट गया। 25 में से आप कहोगे 25 इंटू 4 करके 100 बना सकते हैं, तो 9 इंटू 4 करके 36 बन जाएगा मेरे पास, और चेंज कितना आ जाएगा 36% का, इसमें गिरावट आ जाएगी 36% की। ये स्टार्टिंग में बताया था क्लास में। वरना फॉर्मूला लगाओगे आप कहोगे ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 फॉर्मूला लगा रहा हूं, दोनों में डिक्रीज है तो ये भी नेगेटिव, -20 -20 इंटू में -20 डिवाइडेड बाय 100, या फिर आप यहाँ पे प्लस वाला रख सकते हो। ठीक है, दोनों माइनस में है तो ये मेरे पास -20 -40 और ये प्लस बन जाएगा दोनों, तो मेरे पास ये हो जाएगा 20 इंटू 20, 400 भाग 100 डेट इज 4, और ये आंसर दे देगा 36%। किसका, नेगेटिव का। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज है। चलूं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट है। देखो जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वो अपने सही तरीके से हो रही है अनअकैडमी पे भी, जैसे क्रैश कोर्स यूट्यूब पे चल रहा है, अनअकैडमी पे एडवांस मैथ्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने करा दिया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस करा दिए। बोर्ड मास वाला इसका एक टाइप था जो मैंने यूट्यूब पे ही करा दिया आपको। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री बेसिक से स्टार्ट हो गया था, लाइन्स एंड एंगल्स हो चुका है, ट्राइंगल की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, बेसिक्स और कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ ली है। सिमिलैरिटी की क्लास हमारी कल होगी 7 तारीख को। क्लास का टाइमिंग होगा हमारा 4 से लेकर 5:30 बजे तक का, शाम को फ्री क्लास है ये भी। उसके बाद ट्रायंगल का पार्ट 2 एरिया एंड सीवियंस, ये हम पढ़ेंगे 8 तारीख को, टाइमिंग 7 से 8:30 है।
ठीक है, शाम का। ये सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो मतलब इनमें एक क्लास तो आ ही रही है, कई बार 2-2 क्लासेस भी आपको देखने को मिल रही है रोज। तो एडवांस में वहाँ पे चलाते रहो, यहाँ पे यूट्यूब पे अर्थमेटिक चल ही रहा है आपका, क्रैश कोर्स के फॉर्म में सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे अगर आपको ये क्लासेस देखनी है, अगर पहली बार अनअकैडमी आप इंस्टॉल करते हो तो RB10 कोड यूज करना, जिससे कि आपको ये सारी की सारी क्लासेस अनलॉक हो पाए। ठीक, और मेरी और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे स्पेशल क्लास के फॉर्म में, वो आप देख सकते हो। बाकी जो मेरा डिटेल्ड कोर्स है अनअकैडमी पे, प्लस पे भी कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसमें जो अनअकैडमी प्लस मेंबर्स हैं वो सारे उसमें एनरोल करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक उसमें स्टार्ट हो गया, तो उसमें हम 2-3 टॉपिक कर चुके हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और पार्टनरशिप चैप्टर हो गया था। इसके आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बाद में करेंगे। तो अनअकैडमी प्लस मेंबर्स हो तो आप ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस मेंबर्स नहीं हो और पूरी तैयारी आप अनअकैडमी से करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट्स के सारे कोर्सेज करना चाहते हो विद PDF, डाउट सेशंस एंड मॉक टेस्ट, तो आप RB10 कोड यूज करके, ये डिस्काउंट कोड है जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ये कोड अप्लाई करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, एक ही प्लान में सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए भी मल्टीपल एजुकेटर है, तो आप एक एजुकेटर से अपनी तैयारी करो पूरी की पूरी, कोई डाउट है तो दूसरे एजुकेटर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है एक एजुकेटर की तो दूसरे के एजुकेटर पे मूव कर दिया। हर एजुकेटर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो अपने लिए बेस्ट एजुकेटर पढ़ सकते हो। कुछ एजुकेटर होते हैं जो फास्ट पढ़ाते हैं, कुछ स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ मीडियम पढ़ाते हैं, तो जो जिस तरह से आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से अपने लिए एजुकेटर चुना और वहाँ से अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। सभी एजुकेटर्स की सारी PDF बैठ के सोल्व कर ली, तो उससे भी फायदा मिलता है। तो ये सारे काम आप अनअकैडमी पे कर सकते हो, और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट से सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। तो अलग अलग बैचेस आते रहते हैं, अपने हिसाब से बैच में एनरोल करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो, वरना एजुकेटर को फॉलो करो, एजुकेटर से बात करो, लाइव क्लासेस होती हैं, तो आपके डाउट भी साथ के साथ क्लियर होते रहते हैं। तो RB10 कोड यूज करोगे, सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन, देखो हमने क्या करा, एक स्क्वायर की साइड को K% से इंक्रीज कर दिया, एक हमें बताना है, और जिसकी वजह से उसका जो क्षेत्रफल है वो 69% से इंक्रीज कर गया। हमें बताना है कि K की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, पीछे मैं वृत्त को वर्ग तो नहीं बोल रहा था, ठीक है, कई बार मेरे पास हो जाता है हिंदी में बोलने में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो हो सकता है पीछे मैंने वर्ग बोल दिया हो, वृत्त होता है सर्कल और वर्ग होता है स्क्वायर। ठीक, चलो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, वर्ग की बात करूं, तो मेरे पास ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और इसके सारे कोण भी मेरे पास 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, देखने में लग नहीं रहा लेकिन ये स्क्वायर मान लो। इसका एरिया होता है मेरे पास किसके बराबर, इसका क्षेत्रफल होता है साइड के स्क्वायर के बराबर। अच्छा, एक चीज बताओ, अब मैंने साइड को क्या करा, इसकी इंक्रीज कर दिया K% से, तो एरिया में क्या चेंज आएगा। आप कहोगे सर एरिया अगर साइड स्क्वायर के बराबर है तो एरिया चेंज हो जाएगा K+K+K²/100। ये चेंज मुझे एरिया में देखने को मिलेगा। एरिया में चेंज कितने का दे रखा है, 69% का। हमें बताना है K की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब K की वैल्यू इसे सोल्व करने के बाद मेरे पास 69 आएगा, K की वैल्यू बतानी है। अब एक तो होगा हम बेसिक से सोल्व करें, इससे अच्छा है ऑप्शन की मदद लें। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की मदद लेता हूँ, मैंने पहला ऑप्शन उठाया 30, आप कहोगे 30 + 30 60, 30 का स्क्वायर 900 भाग 100 करूंगा तो मेरे पास 9, और ये आ गया 69, वेरीफाई कर गया, पहले ही ऑप्शन की आंसर हो गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा, अब और क्या है। अच्छा, एक चीज ध्यान दोगे, ऑप्शन उठाते टाइम में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। एक सही ऑप्शन आप एक बार की में उठा सकते हो। देखो ये मेरे पास 69 है ना, ठीक, ये मेरे पास K²/100 है। क्या यहाँ पे पॉइंट में कोई वैल्यू है, नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैं K²/100 को जब सोल्व करूंगा मेरे पास पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि K में कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखता हूँ K की इनमें से, तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वैल्यू नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे भी पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में की बात कर रहा हूँ मैं, 30, 33 और 35। जैसे ही मैं K² करूंगा और उसे 100 से भाग दूंगा, तो कब पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, जब मेरे पास जो वैल्यू बनेगी 100 का मल्टीपल बनेगा, मतलब मुझे 10 × 10 मिलेगा, 100 मिलेगा ऊपर। 100 किस केस में मिलेगा, 30, 33 और 35 के केस में। आप कहोगे सर 30 के केस में ही 100 मिल सकता है, 30 × 30 करूंगा तो 10 × 10 कट के 100 कट जाएगा, मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू आएगी 9। तो इन तीनों में तो अगर आंसर होता तो मेरा यही होता। ठीक है, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को ले लेता हूं तो ये तो वैसे ही खत्म है, 34.5। आप कहोगे सर K+K करूंगा यही मेरा 69 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा ही है, जो भी इंफॉर्मेशन है तो बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता।
और क्या कर सकते हैं, आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ करूंगा, मान लो इसकी मैं ये वाली वैल्यू ही सोल्व कर रहा हूँ, ये 34.5 जमा 34.5, ये तो आ गया 69। चलो अब ये तो खुद ही पॉइंट में है और इसे मैं और 100 से भाग दे रहा हूँ तो पॉइंट तो बढ़ जाएगा और ज़्यादा बड़ा पॉइंट आ जाएगा, तो ये 69 तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कट गया। बाकी हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, जैसे 69 चाहिए तो मेरे पास जो वैल्यू होगी ना के की वो इसके आधे से थोड़ी सी कम होगी, इसका आधा कितना है 34.5, तो जो भी मेरा आंसर होगा 34.5 से छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता अगर दोनों इंक्रीज कर रहा हूं मैं। ठीक, चलता हूं आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास एक सिलेंडर है जिसके रेडियस को मैंने 25% से बढ़ा दिया और उसकी लेंथ को मैंने रिड्यूस कर दिया 40% से। हमें बताना है उसकी वॉल्यूम में चेंज क्या होगा। सिलेंडर क्या होता है, बेलन। बेलन कैसा होता है, घर में देखा होगा आपने, ठीक है, ऐसा। ये सिलेंडर जो गैस का सिलेंडर होता है ना, वही मान लो। ठीक है, ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी, यहाँ अकेडमी में तो टूल्स होते हैं, वो बना दो सिलेंडर उठा के, यहाँ पे मैं खुद पेन से बना रहा हूँ तो गंदी बन रही है और ये थोड़ा अच्छे से चलता भी नहीं है पावर पॉइंट में मैंने। चलो, तो मैंने कहा मेरे पास एक सिलेंडर है, इसकी मेरे पास एक क्या होती है, लेंथ होती है, या फिर इसे हम कई बार हाइट से भी कहते हैं। एक इसका मेरे पास ये नीचे सर्कल होता है, ऊपर भी बेस में भी सर्कल, टॉप पे भी सर्कल। ठीक है, और इसकी ये त्रिज्या होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस जिसे बोलते हैं, आधार की त्रिज्या। ठीक, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ ना, इसका आयतन की बात करूँ, तो इसकी वॉल्यूम होती है मेरे पास सिलेंडर की, ये होता है πr²h। ठीक है, अब आप देखोगे पाई तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूँ जो मेरी सिलेंडर की वॉल्यूम होगी वो डिपेंडेंट होगी रेडियस पे और हाइट पे। अगर मैं बात करूँ, देखो मैं अगर रेडियस में चेंज कर रहा हूँ और हाइट में चेंज कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर जो नई वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, पाई रेडियस न्यू का स्क्वायर हाइट न्यू का, ये। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। हाइट यहाँ पे लेंथ दे रखी है तो बात एक ही है, लेंथ दे देता कहीं बार हाइट दे देता, बात एक ही है। चलो, तो मैंने कहा यहाँ पे रेशियो निकालूंगा VN/V ओल्ड, तो आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल, अगेन मेरे पास RN/R ओल्ड का होल स्क्वायर है, इंटू में हाइट 1/हाइट 2 है, हाइट ओल्ड बाय हाइट n है, सॉरी। ठीक, अब रेडियस में क्या हुआ, रेडियस में वृद्धि हुई 25% की। 25% की वृद्धि का मतलब है मेरे पास अगर रेडियस पहले 4 रहा होगा तो अब 5, स्क्वायर दे रखा है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ, हाइट 40% से घटोतरी हुई है, तो हाइट पहले 5 थी तो अब कितनी रह गई, 3 रह गई। सोल्व करके आंसर बता देंगे, यहाँ पे ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, ये 5/4 25/16 इंटू में 3/5, यहाँ से काटूंगा तो ये वैल्यू बचेगी 5 और मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 15/16। ये तो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। एक बार देख लेते हैं, रेडियस सिलेंडर का हमने इंक्रीज करा 25% से, तो वैल्यू अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। लेंथ को रिड्यूस करा 40% से, ठीक है, तो लेंथ अगर मेरे पास पहले 5 थी तो अब 3 हो गई। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, 5 का स्क्वायर 25 और मेरे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 इंटू में ये 40% से डिग्री होने के बाद 3/5 आया। ठीक है, यहाँ से काट दिया 25, ये 5 हो गया मेरे पास, 5 दिया 15/16 आ रहा है ये तो। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अभी मुझे दिख नहीं रही, हो सकता है हो गई हो यहाँ पे, तो उसे सही कर लेना आप लोग। तो मैंने कहा अगर मेरे पास क्या है, नई वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम अगर मेरे पास 16 थी तो नई वॉल्यूम मेरे पास कितनी आई है, ये वाली वॉल्यूम आई है मेरे पास 15। तो कितने का चेंज देखने को मिला है मुझे, 1 का, 1 से घट गई है वॉल्यूम, तो 1/16 का डिक्रीज है। 1/16 को परसेंटेज में लिखूंगा, इंटू 100 करूंगा, तो ये तो वैल्यू मैंने पहले भी पढ़ी थी, ये वैल्यू होती है 6.25%। तो इसमें मुझे इसका क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलूं आगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास, जो एक स्फेयर है ना, स्फेयर क्या होता है, जैसे बॉल होती है ना, आपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, जो भी बॉल, ठीक है, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, पेरीफेरी पे सारा आर दूरी पे होता है, सेंटर से सारी आर रेडियस की दूरी पे। ठीक है, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, हमने क्या करा, उसकी रेडियस को डिक्रीज कर दिया 20% से, चेंज वॉल्यूम में बताना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। अगर मैं रेडियस की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है मेरे पास 4/3 πr³। ठीक है, अब ये आप देखो कि 4/3 तो मेरा कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंडेंट है।
अगर मैं नई वॉल्यूम रेशियो ओल्ड वॉल्यूम की बात करूंगा स्फीयर की, तो क्या ये मेरे पास आर न्यू का बाय आर ओल्ड का होल क्यूब हो जाएगा। अब मैंने इसे चेंज कितना करा है, मैंने स्फीयर की रेडियस को डिक्रीज करा है 20% से, तो कह सकता हूँ मेरे पास वैल्यू पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 8, और मुझे इसका क्यूब करना है। सॉल्व करूंगा, मैंने ये 4/5 जानबूझ के नहीं लिखा, 10/8 इसलिए लिखा है कैलकुलेशन बच जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 का क्यूब करूंगा तो 1000 और 8 का क्यूब करूंगा तो 512। कितना डिक्रीज हो गया मेरे पास वॉल्यूम, आप कहोगे 488 हो गया। 488/1000 है, 1000 में 488 डिक्रीज करा, कितने परसेंट होगा, आप कहोगे सर 100 से एक जीरो फालतू है तो एक पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48.8%। चेंज आ जाएगा 48.8% का, और ये क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा क्या कर सकते हैं, अब इसमें आप सक्सेसिवली भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। मैंने कहा मेरे पास रेडियस कितनी थी, 1000 थी, या फिर वॉल्यूम मैंने मान ली 100 है, ठीक। 20% का डिक्रीज हो रहा है, कितनी बार, 3 बार रेडियस में। तो मैं इसी चीज को लिखने के लिए सक्सेसिव भी यूज कर सकता था। मैंने कहा एक बार डिक्रीज होगा रेडियस में, फिर दोबारा डिक्रीज होगा, फिर तीसरी बार। तो अब पहली बार जब डिक्रीज होगा 20% का, तो 100 का 20% 20, ये बचेगी 80 वैल्यू। फिर 20% का डिक्रीज होगा, इसका 20% घटाऊंगा तो इसका 20% 16 होगा, 16 घटाने के बाद वैल्यू बचेगी मेरे पास 64। और फिर मेरा 20% डिक्रीज होगा तो इसका 10% होगा 6.4, 20% होगा 2 से गुना कर दूंगा तो ये मेरे पास 12.8 होगा। इसमें 12.8 और घटाना है। अगर इसमें 12.8 घटा रहा हूं तो वैल्यू बचेगी मेरे पास 51.2। अब पहले वैल्यू 100 थी, घट के 51.2 हो गई, तो कितनी घट गई मेरी, ये घट गई 48.8%, ठीक। वरना अगर तीसरे वाला फेस में आपको दिक्कत आ रही है ना सोल्व करने में, तो इसे करो मत। आप कहो यहाँ से, देखो छोटा एक तरीका और, ये आगे भी काम आएगा। मैंने कहा यहाँ से 100 था, 100 से 64 पे गए, कितना घट गया मेरा, क्या यहाँ तक जो मेरी वैल्यू है ऑलरेडी कितने घट चुकी है, 36 घट चुकी है, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे 36 घट गया, यहाँ पे 12.5 और घटाना है परसेंट, एक्चुअल में 100 से कम हो रहा है, तो ये क्या मैं 36 जमा 12.5 लिख सकता था, मतलब मेरे जो वैल्यू घटती 48.8% घट जाती। इस तरह से भी तो देख सकते हैं जब मुश्किल वैल्यू जो। अब मैं कर क्या रहा हूँ, पहले इसमें से ये घटाऊंगा, फिर 100 में से ये पूरा का पूरा घटाऊंगा, तो ये तो 2 बार घट रहा है, तो इसे ऐड कर दो ना। इसमें मैंने 100 में से 64 को घटाया तो मेरे पास 36 है, उसमें फिर मैंने 12.8% को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 48.8%। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको, हटा दूं, अब यहीं देखो ध्यान से, मैंने कहा वॉल्यूम जो है मेरी स्फीयर की वो डिपेंडेंट है किस पे, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब को मैं आर इंटू आर लिख सकता हूँ, मतलब 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, 3 अलग अलग रेडियस पे। वैसे तो एक ही रेडियस है, मैंने बस मान लिया। तो क्या मेरे पास यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, 20% का रिडक्शन है, तो 20% यहाँ घटेगी, 20% यहाँ घटेगी और 20% यहाँ घटेगी, नेट चेंज बताना है। तो इसमें सक्सेसिव में हम और क्या कर सकते हैं, क्या मैं इन दोनों का नेट चेंज निकाल लूँ पहले, तो इन दो 20% से। आप कहोगे सर जो फॉर्मूला यूज करा है ना आपने पढ़ा था वो बता दो, ये लगा देंगे, दोनों रिडक्शन है तो नेगेटिव हो जाएंगी सारी वैल्यू, तो -20 और यहाँ पे मेरे पास प्लस -20 इंटू में -20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, ये प्लस का 4 बनेगा, ये माइनस का 40, तो मेरे पास माइनस का कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक। अब मेरे पास क्या है आगे, अब मैं इसमें फिर डिक्रीज कर रहा हूँ 20% का, तो 36% का तो इन दोनों की वजह से डिक्रीज है, अब इसकी वजह से 20% का डिक्रीज है, फिर सक्सेसिव लगा दो। अब इसमें भी सक्सेसिव लगा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, -36 -20 फिर प्लस में -36 इंटू में -20 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -56 और ये मेरे पास प्लस बन जाएगा, 36 दूनी 72 प्लस का 7.2। इसे सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी 48.8%। क्लियर है, नेगेटिव का 48.8 मतलब डिक्रीज है। तो क्या सारे मेथड्स आपको समझ आ गए। सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस में लगता है, अगर 2 वैल्यूज हो तो AB + AB डिवाइडेड बाय 100 में फॉलो करना पसंद करता हूँ। अगर 2 से ज़्यादा वैल्यूज हो तो मैं पसंद करता हूँ ये वाला मेथड। इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, इसमें मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड, मतलब 20% से क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, तो मैं लिखता 4/5 या 8/10 इंटू 8/10 इंटू 8/10। तो ये वाला मेथड तो हम बहुत ही कम यूज करेंगे,
जो मैंने अभी बताया कि सक्सेसिव पे सक्सेसिव ले लो, ठीक। अब हम बेसिक वाला ही यूज करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया जाए, मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ले सकता हूँ क्या डायरेक्टली? एक सेकेंड, डायरेक्टली स्लाइड नहीं आएगी, चलो। अब मेरे पास क्या है, मैंने कहा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल्स टू पी के बराबर है, ठीक है। मैंने a में इंक्रीज करा 10% का, b में भी इंक्रीज कर दिया मैंने 10% का, c में क्या कर रहा हूँ मैं, c में डिक्रीज कर देते हैं 20% का, और d में भी क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं 20% का। मुझे बताना है p के अंदर चेंज क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 4 वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब कैसे करेंगे, या तो आप कहोगे सर पी न्यू डिवाइडेड बाई पी ओल्ड, मेरे पास कितना हो जाएगा, पहले 10% ए में इंक्रीज करा तो ए की वैल्यू पहले 10 थी तो 11, फिर बी में 10% का इंक्रीज, बी की वैल्यू 10 थी तो 11। अगर मैं सी की बात करूंगा 20% डिक्रीज करा है, मतलब मेरे पास अगर बी सी की वैल्यू पहले 10 थी तो अब 8 हो जाएगी, चलो ऐसे कर लो। डी की वैल्यू में भी 20% डिक्रीज करा है, तो पहले 10 थी तो अब 8 हो जाएगी। 5 और 4 जानबूझ के नहीं लिखा, बीच में कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, कुछ फायदा नहीं है। तो ये तो 10 की पावर मेरे पास 4 आ गया, कैलकुलेशन बचाने के लिए कर रहा हूँ बस मैं ये। और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 11 इंटू 11, और यहाँ पे मेरे पास 8 इंटू 8, इन्हें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहोगे सर 11 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को मेरे लिए हमेशा आसान रहता है। 8 इंटू 8 करूँगा तो 64, 64 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 एज इट इज, लास्ट डिजिट मेरे पास 4, 6 और 4 10, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 और 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 11 से इसमें गुना करूंगा, ठीक, तो मेरे पास ये 4, फिर 0 और 4 का सम करूंगा तो 4, फिर मेरे पास 7 से गुना 0 और 7 का सम करूंगा तो 7, और फिर मेरे पास बचेगा 7। ये वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी। तो आप देखोगे वैल्यू मेरी डिक्रीज कर रही है, कितने से डिक्रीज कर रही है, 10,000 में से आप इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा 6, ये मेरे पास आ जाएगा 5, ये आ जाएगा मेरे पास 2, और ये आ जाएगा 2। इतने का डिक्रीज है। परसेंटेज में बताना हो तो कितने का हो जाएगा, आप कहोगे सर ये इतने का है किस पे, 10,000 पे। 100 से कितनी जीरो फालतू, 2 जीरो, तो 2 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22.5, ये 6%। इतने का मुझे डिक्रीज देखने को मिलेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, सक्सेसिव वाला तरीका बता रहा हूँ मैंने। क्या करा, इन दोनों में a प्लस बी प्लस ए बी वाला फॉर्मूला लगाया, इन दोनों में अलग लगाया, जो नेट आएगा उसमें अलग लगा दूंगा। 10 प्लस 10 कितना दे देगा, 21 दे देगा। अब तक आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे, 10 जमा 10 जमा 10 इंटू 10 भाग 10, क्या आ गया, 21%। ऐसे ही 20 जमा 20% का करूंगा तो कितना आएगा, 42 जमा 4, ये 20 जमा 4 सॉरी 44%। ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। अब 21 और 44 में ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब यहाँ पे मेरे पास सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे ये डिक्रीज था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, डिक्रीज था ना दोनों साइड, ये इंक्रीज था, तो ये 44 नहीं होगा। ये मेरे पास -20 है, ये मेरे पास -20 है, और मेरे पास क्या होगा, प्लस -20 इंटू में -20, ठीक है। ओरली करनी है, थोड़ी आगे जाके कोशिश किया करो। ये 40 है मेरे पास, ये कितना है, प्लस का 4 बनेगा, तो मेरे पास माइनस का 36 बचेगा। अब इसमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, आप कहोगे सर ये प्लस का 21 माइनस का 36, तो इन दोनों को तो पहले हमें ऐड करना होता है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, माइनस का 15। फिर मेरे पास क्या होगा, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भाग 100, 21 इंटू में 36 भाग 100, 36 माइनस का है तो नेगेटिव में बचेगा ये, तो -15। और यहाँ पे 21 में अगर 6 से गुना करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 21 6 126, 12 कैरी फॉरवर्ड 63, और 12 मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 75, तो 75, और डिवाइडेड बाय 100 है तो माइनस का, और ये माइनस बन जाएगा, -22.56%। ये मेरा आंसर होगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सक्सेसिव भी यूज कर सकते हो, ये भी। मैं इस तरह के क्वेश्चन में, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा आसान पड़ता है। चलूँ आगे। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, इसके प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। कल संडे है, शायद कल क्लास ना आए परसेंटेज की, मंडे से फिर क्लास आएगी। हम कोशिश करेंगे हफ्ते में 5 दिन मैं आपको यूट्यूब पे क्लास दूँ, और 2 से 3 दिन फ्री क्लास अनअकैडमी पे दूँ, ठीक। तो इतना ही कैपेसिटी है, बाकी अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भी ज़्यादा बढ़ाऊँगा। बाकी कोशिश करता हूँ कल
कोई और दूसरे टॉपिक पे अगर कोई छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊँ, कोई ट्रिक बता पाऊँ तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल इसके आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपनी, मे बी मंडे को, ठीक है। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।